इसलिए दिल की उम्र इज इक्वल टू आपका रहन सहन और आपका खान पान। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, किस तरीके का आपकी जीवन शैली को अपना रखा है, उस पर पूरी की पूरी दिल की उम्र डिपेंड करती है। हर कोई छाती में होने वाला दर्द हार्ट अटैक नहीं होता पहली बार, या वो हार्ट से रिलेटेड नहीं होता। हार्ट का पेन हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हार्ट के पेन में एक तो व्यक्ति को जब भी कभी होगा उल्टी आने के साइड रहेगी, ये एक तरीके का साइन है। जैसे हमारी गाड़ियां आजकल इंडिकेशन लेना स्टार्ट कर दे हमें किसी सर्विस की आवश्यकता है, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी इंडिकेशन देती है कि यू नीड द सर्विस। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा अब कि कुछ ऐसे योग या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां कुछ जिनसे हार्ट प्रॉब्लम हो ही ना। लेकिन अगर आपको घर में ही कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है, अगर आपका बाई चांस बढ़ गया है ट्राइग्लिसराइड लेवल या आपका एलडीएल बढ़ गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ 1 साल पुराना शहद ले लीजिएगा। अच्छा। उस 1 साल पुराने शहद के अंदर आपकी 25 से 30 लहसुन की कलियां उसमें छील कर डाल दीजिएगा। अर्जुन क्षीर पाठ के लिए क्या होता है, 1 कप पानी लेना है आपको और 1 कप आपको दूध लेना है, यानी कि 2 कप हो गए। 1 कप पानी 1 कप दूध लिया, इसमें 1/4 चम्मच अर्जुन की छाल आपको डालनी है और उसमें 1 कली लहसुन की कूट कर डाल देनी है। अंत में कोई 5 टिप्स हमारे व्यूअर के लिए जिनसे वो अपने हार्ट को हेल्दी रख सके। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर दिल की बात दिल से करी जाए तो सामने वाले व्यक्ति के दिल तक वो बात जरूर पहुंच जाती। मजे की बात यह है कि लोग मोहब्बत में तो दिल का ख्याल रख लेते हैं, अपने आशिक का, अपने प्रेमी का पूरी हर बात मान जाते हैं, ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जब बात सेहत की आती है तो वो दिल का ख्याल नहीं रखते। दिल कभी कभी या कह सकते हैं कि समय समय पर ये याद दिलाता रहता है कि अगर लंबा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो उसका भी ख्याल रखा जाए, लेकिन लोग दिल की बात को नज़रअंदाज कर जाते और जब कुछ होता है कहते हैं उम्र कम हो गई है। उम्र कम नहीं हुई है जनाब, लाइफ स्टाइल खराब हो गया। उसी लाइफ स्टाइल को सही करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर वैद आशुतोष जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जितान जी। देखिए सर, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो शुरू से बायो मेरी वीक रही है, मुझको समझ में नहीं आती थी जी और खासकर कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स होते हैं जी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े हुए कम होते हैं या जिनको बायो कम समझ में आती है, तो अक्सर इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि दिल की बीमारी आखिर होती क्या है। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा बहुत सरल शब्दों में कि दिल की बीमारी आखिर होती क्या है? और साथ ही साथ मैंने एक जगह पढ़ा था दिल की उम्र, जी वहाँ पे एक ये शब्द यूज़ किया था। बिल्कुल। तो नॉर्मली दिमाग में मेरे भी यही आया था कि मेरी जो उम्र है वही दिल की उम्र होनी चाहिए। जी तो क्या कुछ अलग होती है या ये क्या है? दिल की उम्र क्या है? तो दोनों मैं आपसे जानना बिल्कुल। चाहूँगा। आपने जो पहला क्वेश्चन किया कि दिल के बारे में हम कैसे समझे, क्या है दिल हमारा? जी। तो मैं इसको एक बहुत साधारण से एग्जांपल से आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। जैसे ट्यूबवेल होती है, वो पूरे खेत में पानी का प्रवाह करती है और पानी का संचरण करती है, जिससे हमारे खेतों का पोषण होता है और वहाँ खेती में एक उपज जो है अच्छे रूप में पैदा होती है। उसी तरीके की वो ट्यूबवेल जो है हमारा हार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा। तो क्या करता है, हमारे सभी रक्त वाहिनियों में हमारे रक्त का प्रवाह करवाता है। जो पोषण हमने लिया है उसको संचरित कराता है और संचरित कराने के बाद जो पोषण हमारी बॉडी को चाहिए होता है अपनी ग्रो करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, उसका प्रवाह कराता है और उसको वहां तक पहुंचाता है, जो काफी ज्यादा जरूरी है। ये छोटी सी डेफिनेशन है हमारे दिल की, जो कि हम इस सिंपल से लैंग्वेज से समझ सकते हैं। अगर वो ट्वेल्व बंद हो गई और पानी का संचरण नहीं हुआ तो सभी खेत सूख जाएंगे, सारी की सारी फसलें मर जाएंगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, जहां पर भी हमारे रक्त का प्रवाह रुकेगा उसी जगह पर आपको बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, आपको बहुत सारे डायग्नोज बन जाएंगे और आपकी जो कंडीशन है वो एक स्वस्थ व्यक्ति से अस्वस्थ की तरफ चली जाएगी। दिल की एज जो आपने पूछी कि दिल की उम्र क्या होनी चाहिए, जो आपकी उम्र है वही दिल की उम्र होनी चाहिए। बिल्कुल बात तो सही है, ये जो व्यक्ति की उम्र है दिल की उम्र भी वही होनी चाहिए। परंतु पर व्यक्ति का अगर खान पान रहन सहन सही नहीं है तो वो दिल की जो उम्र होती है, जितना उसको जीना था वो उसका शायद आधा भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। अच्छा। इसलिए दिल की उम्र इज इक्वल टू आपका रहन सहन और आपका खान पान। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे रह रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, किस तरीके का आपकी जीवन शैली को अपना रखा है, उस पर पूरी की पूरी दिल की उम्र डिपेंड करती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 40 साल गए तो आपके दिल की उम्र भी 40 साल है, वो नहीं, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती बिल्कुल। अब मान लीजिए मैं 40 साल का व्यक्ति हूँ या आप 40 साल के व्यक्ति हैं और हमारा खान पान रोज का फास्ट फूड का
रोज हम ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसको पचाने में हमारी बॉडी की ज्यादा क्षमता लगती है, और वो हाथ के लिए क्या है, किसी न किसी रूप में हमारे नुकसानदायक है। तो वो एज फैक्टर में अर्ली आपको क्या करेगा, बहुत सारी चीजों के लिए डायग्नोस करा देगा, बहुत सारे सिम्टम्स दे देगा। अच्छा। जी। तो दिल की उम्र यानी ज्यादा होनी अच्छी है या दिल की उम्र कम होनी अच्छी है? लाइक मान लो जैसे वही बात है कि मैं 40 का हूँ, जी जी तो मेरे दिल की उम्र कम होनी चाहिए, यानी मतलब ये इसको किस तरह से हम लेते हैं कि दिल की उम्र मान लो एक कहीं पे कि भाई आप 40 के हैं लेकिन दिल की उम्र 30 है या दिल की उम्र 50 है, तो कौन सी अच्छी कहलाएगी? सर, देखिए इसमें इसको भी समझने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जी। मान लीजिए एक आम है, आम का सीजन सभी को पता है, गर्मी में आम का सीजन आता है, हम्म। पर आजकल आम हर 12 महीने मिल जाते हैं, आप कभी भी ले लीजिएगा बिल्कुल, पर उसकी एग्जैक्ट उम्र और एग्जैक्ट एज क्या है, वो गर्मी का सीजन है, और वो सब जगह पे मिल रहा है। तो कुल मिला के क्या है कि उसको इस तरीके का एटमॉस्फेयर दिया गया है आपके केमिकल्स के द्वारा कि वो उस कम उम्र में जिसको काम करना था वो ज्यादा उम्र में चालू रह रहा है। यही के सेम काम आपकी बॉडी का है कि आपके हार्ट की उम्र को आपकी 40 की उम्र के साथ 40 की होनी चाहिए थी, परंतु आपने उसको खान पान ऐसा दे दिया कि आप तो 40 के रह गए, पर आपका हार्ट कहीं ना कहीं 60 का हो गया। अच्छा, यानी अगर दिल की उम्र कम है तो अच्छा है। जी, तो अच्छा है। दिल की उम्र आपकी मैं कहूँगा कम या ज़्यादा अच्छी नहीं है, बराबर चलनी चाहिए तो वो अच्छी है। तो उम्र के हिसाब से हमारे आयुर्वेद में भी हर एक खाना-पीना हर मौसम के हिसाब से, हर उम्र के हिसाब से बताया गया है। तो अगर आपका खान-पीन उसके हिसाब से चलता है तो आपकी उम्र, आपकी जो वय है और आपके दिल की जो वय है वो समान चलती है और आप स्वस्थ रहे। सो सच, जैसे आपने अभी जिक्र किया है रहन-सहन दी, तो आज के दौर में तो लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है, कभी उठ रहे हैं, कभी सो रहे हैं या कुछ भी खा लिया। जी। फ़ास्ट फूड का एक इतना चलन आज के दौर में आ चुका है। तो इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो अधिकतर लोग फिर दिल की बीमारी के आस-पास घूम ही रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसे उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? आज का लाइफ़स्टाइल, अब मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करें, जी, तो उनकी मजबूरी भी है, कहना पड़ेगा कि जो इस प्रोफ़ाइल में वो हैं, जी। वहाँ पे उनको वो सब चीज़ें फ़ॉलो भी करनी पड़ेंगी, तो वो उन चीज़ों के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं कि उनका हार्ट सही भी रहे? बिल्कुल। देखिए, हमारे पुरातन आहार विहार में हम देखते थे जो हमारे गाँव का आहार विहार होता था, जी, वही उत्तम आहार विहार होता था, और वहाँ पर जितनी भी हम चीज़ें खाते थे, चाहे वो मट्ठा हो, छाछ हो या फिर कह सकते हैं घी हो, सब प्योर होता था हाँ। और अच्छी फ़ॉर्म में हम लेते थे। आज के लाइफ़स्टाइल में बढ़ते हुए सब लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, और वो उस डाइट की तरफ जा रहे हैं जो उनको पता नहीं है कि वो हार्मफुल है कि यूज़फुल है। वो बस केवल उस डाइट को कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से, कहीं भी गूगल के माध्यम से देखते हैं और उस डाइट को फ़ॉलो करना स्टार्ट करते हैं। जबकि हर एक बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डाइट और आपके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो अलग होती है, और अलग ही होनी चाहिए, क्योंकि हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। आप 4 रोटी खाते हैं, तो आप 4 रोटी में आप स्वस्थ फ़ील करते हैं, कोई व्यक्ति 6 रोटी खाता है तो 6 में स्वस्थ फ़ील कर रहा है। तो इसलिए आज के टाइम में जो जीवन शैली है, उसमें हमारे आयुर्वेद में कहा है ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठति, कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठने के बाद आपके पास में एक इतना लंबा साइकिल होता है, आप सुबह 4 बजे उठेंगे और रात को 8 बजे तक या 9 बजे तक सोएँगे, तो लगभग ये 14 से 16 घंटे का जो साइकिल है आपका, ये इतना एक्टिव साइकिल होता है कि आप इसमें अपनी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो पूरी कर लेते हैं। बट आजकल के जो लाइफ़स्टाइल स्टार्ट हो गए हैं, उसमें हम लोग सुबह उठ ही 9 बजे रहे हैं, बिल्कुल, और रात को सो 2 बजे रहे हैं। तो वो जो लाइफ़स्टाइल साइकिल पूरा डिस्टर्ब हुआ। 9 बजे उठने के बाद लोगों को लगता है धूप सिर पे आ गई है, अब क्या हम योगा करेंगे? तो वो योगा को छोड़ दे रहे हैं। वो अपने जो काम थोड़ा रुक के धीरे-धीरे करने चाहिए, तो उनको वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। तो यानी कि वो काम जो दिल को धीरे-धीरे करना था, धीरे-धीरे पंपिंग करनी थी, आप कोई भी काम करेंगे, तेज़ी से करेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा? बढ़ेगा, और इसको दिल को तेज़ी से काम करना पड़ेगा। तो और वही काम आप 4 बजे सुबह उठ के धीरे-धीरे करते, तो आपकी बॉडी को काम कम करना पड़ता है। कोई मशीन बॉडी में ज़्यादा काम करेगी तो सिंपल सी बात है, उसकी जो वैल्यू, उसकी लाइफ स्पैन जो है, वो क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप सुबह अर्ली उठिएगा। आप सुबह 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो आप 6 बजे तक तो हमेशा उठिएगा। उठने के बाद में नियत रूप पे अपनी विधियों पे ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पहले बोला गया है कि सबसे पहले सोच जाना चाहिए। व्यक्ति उठता है, उठने के बाद में पानी पी रहा है, उनको पानी पीने का पैटर्न नहीं पता किस तरीके से पानी पीना है। उठाया गिलास, जस्ट गटागट, गटागट, गटागट खड़े होकर पानी पी गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी हमेशा रुक-रुक कर पीना चाहिए, उसके बाद अभी सोच विधि से निवृत्त होना चाहिए। आज के समय में तो लोगों ने सोच विधि को मान लिया है कि ये कोई ज़रूरी चीज़ ही नहीं है। तो हमारा कंसर्न ये है कि स्टार्टिंग की कुछ चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें, तो हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारा जो हार्ट है और हमारा जो शरीर है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। उसके बाद आप आ रहे हैं तो मेरा कंसर्न ये है कि थोड़ा-सा योगा आप ज़रूर करिएगा। योगा के लिए ज़रूरी नहीं है 1 घंटा, डेढ़ घंटा ही आपको निकालना है। 15 से 20 मिनट की योगा भी डेली लाइफ़ में बहुत यूज़फुल है और करनी चाहिए हम लोगों को। मतलब ये है कि अगर आपकी जॉब प्रोफ़ाइल ऐसी है जिसमें आप लाइक नाइट शिफ्ट है,
तो आपको सुबह ऑब्वियसली देर से आप उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं उठ पाएंगे। जी, तब भी आपको ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए, योग पे आपको फोकस रहना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेटल करना आपके ऊपर होता है। आप कहीं भी इंडिया से आप बाहर चले जाएंगे तो आपको 2-3 दिन लगते हैं, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। अगर आप नाइट शिफ्ट में हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सेट कर लेती है कि हाँ, अब मैं नाइट शिफ्ट करके गया, मान लीजिए सुबह 8 बजे मैं गया और 8 बजे जाने के बाद मैं 9 साढ़े 9 बजे तक सो गया और सोने के बाद मैं दोपहर में 3 बजे उठा, तो मेरा साइकिल 3 बजे से स्टार्ट। 3 बजे से शुरू। तो मैं 3 बजे से वही सारे कर्म करूँगा जो मैं पहले कर रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी ने अपने आप को सेट कर लिया है उसके अकॉर्डिंग। पर मैं सो ही नहीं रहा हूँ पूरे दिन, तो फिर आप अपनी बॉडी को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया घी का। जी, तो अब आजकल लोग रिफाइंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जी, या तेल यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सारे तेल खराब हैं या सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छा है? नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई आया है, गया या कोई फेस्टिवल है वहाँ पे, आप पहले लोग होते थे सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं। अब आज की तारीख में अगर आप यूज़ करेंगे तो सामने वाला कहेगा कि ये किसने बना के रख दी है जी मेरे को। लोग रिफाइंड को सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तो इस उसमें एक होता है कि आपने घर का घी निकाल रहे हैं जी, फ्रेश आप बटर निकाल रहे हैं वो आप यूज़ करें जी। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी रहती हैं कि कुछ यूज़फुल है, कुछ खराब है या सभी बिल्कुल नुकसानदायक हैं? देखिए शशांक जी, आप हम तो एक वैद्य हैं, हम तो अपने जीवन में देखते ही हैं, बहुत से पेशेंट हमारे पास में आते हैं। पुराने समय में अगर मैं आपसे बात करूँ तो कितना आपको लगता था कि हार्ट अटैक आते थे? पहले के मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी कम थे, अब आज तो छोटी-छोटी उम्र में ये भी मेरे दिमाग में एक सवाल है आपसे पूछने के लिए, काफ़ी छोटी-छोटी उम्र में अब है कि सुनने में आ रहा है हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, जब मैं कभी हम बचपन में थे तो हमने बहुत रेयर केस में सुना था हाँ, और 70 की प्लस एज वालों को सुनता था कि हार्ट अटैक आए हैं। हाँ। क्या वो गाँव का घी या ये जब जो हमारे सब आहार है, सब्जियाँ हैं, तेल है, ये नहीं खाते थे? सही बात है, पहले वही दिमाग में क्वेश्चन एक जाता है कि पहले तो नॉर्मली रहता ही था, बल्कि सरसों का तेल ज़्यादा प्योर माना जाता है। बिल्कुल। और सर, आज के टाइम में लोग आहार-विहार तो कर रहे हैं उनके जैसा, बट अपनी वर्कआउट को कम कर दिया है। हुँ, पुराने समय में हमारे पापा भी बताते हैं कि वो लोग गोले बनाकर जो अपना चारा आता था हमारे पशुओं के लिए, वो गोले काटने जाते थे, उनका गोला बनाते सिर पे रखकर लेकर आते थे। हुँ। यानी कि डेली का डेली वर्कआउट होता रहता था, फिजिकल वर्कआउट। फिजिकल एक्टिविटी होती है। आपने कंजप्शन तो कर लिया, आपने डाइजेस्ट करने के लिए आपने आपको भूख थी, आपने 4 रोटी तो खा ली, बट उसको डाइजेस्ट करने का वर्कआउट ही नहीं है आपके पास में, कोई वर्कआउट ही नहीं हुआ आपका, तो वो बॉडी में क्या करेगा? सर, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, अगर भोजन का डाइजेशन नहीं होता, हुँ। तो वो आम बन जाता है और आम जो होता है वो टॉक्सिन के इक्विवेलेंट होता है बिल्कुल पूरा का पूरा। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिन्स बनाता है जो कि हमारी बाकी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। इसलिए तेल की या घी की हम बात करते हैं, तो पुराने समय में हमारे सभी लोग घी खाते थे बिल्कुल। और उनको कभी भी किसी भी प्रकार से हार्ट की डिज़ीज़ नहीं होती। हुँ, हमारी बॉडी में 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है सर। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। घी कभी भी बैड कोलेस्ट्रॉल को एनहांस नहीं करता था। अच्छा, वो आपकी हर प्रकार से आपकी जो कोशिकाएँ हैं, हुँ। आपकी सेल्स हैं, आपके टिश्यूज़ हैं, उनको नरिशमेंट देता है और उस नरिशमेंट्स के द्वारा ही आपकी बॉडी फुल्ली एक्टिव रहती है। जैसे ही आपका घी बंद होता है, हम लोग अपनी घी को छोड़ते हैं। आप देखिए बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब हमें बहुत सारी ड्राइनेस हो गई है। डॉक्टर साहब हमें काम करते हैं, फुर्ती नहीं होती। डॉक्टर साहब हम चलते हैं तो हमारा उठने का मन नहीं करता है करने का। तो आप कभी भी उनसे पूछ लीजिए कि आप घी खाते हो? तो कहेंगे अरे नहीं, घी तो हमने 3 साल से छोड़ रखा है। घी लेकिन आजकल तो काफ़ी सारा रहता भी है कि नहीं घी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल। हार्ट की डिसीज़ हुई है, नहीं हुई है, लेकिन ये कह देते हैं कि एक एज के बाद आप अवॉइड कीजिए। जी। वो सर इसलिए क्योंकि पहले समय में घी मार्केट में नहीं आता था। हुँ, हुँ, आज के समय में घी जो चीज़ मार्केट में उतर जाती है ना सर, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। हुँ। पहले घी घरों में बनते थे, हाँ। कम मात्रा में बनते थे, हुँ, पर सब लोग घर का बरतते थे। हम लोग आज भी अपने घर में दूध लेकर आते हैं, हुँ। तो हम उसकी मलाई सेपरेट कर लेते हैं हाँ। और अपने घर का मलाई के बिना हम दूध पीते हैं हुँ, और जो अपना घी है, उसी मलाई से हम घी बनाकर निर्माण करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। आपको रिफाइंड का प्रयोग इसलिए मना किया जाता है कि रिफाइंड बहुत सारे केमिकल्स प्रोसीजर से निकलता है। रिफाइंड नाम में आ रहा है ना रिफाइंड, हाँ। इट मीन कि आपने उसे रिफाइन कर बहुत सारी चीज़ों के केमिकल प्रोसीजर से वो निकल कर रहा है। अब आपकी बॉडी जैसे मैंने पहले भी बताया, नहीं है एडेप्टेबल, हुँ, आपको नहीं अडॉप्ट करना है वो चीज़, हुँ। तो आपकी बॉडी कैसे अडॉप्ट कर लेगी? उसमें ये नहीं है कि रिफाइंड ही है, उसमें आपका बटर आते हैं बहुत सारे, मार्केट में बटर हैं, बिल्कुल। आजकल सॉल्टेड बटर आ रहे हैं,
अगर किसी का पहले बीपी शूट हो रहा है, चीजें गड़बड़ हो रही हैं और सॉल्टेड बटर खा रहा है तो वो हार्ट अटैक की तरफ करीब जाएगा ना। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना। पहले बटर खाया जाता था तो नॉनी घी के तौर पर खाते थे हम लोग, छाछ डेली पीते थे, ये सब चीजें करते थे, जो आज भी हम अपने पेशेंटों को बताते हैं कि आप करिएगा, बट हम कुछ ना कुछ उनको स्टेप्स बताते हैं कि आपको मूव करने हैं, आपको कुछ योगा करनी है, इसलिए लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिएगा। बस मैं रिफाइंड के लिए विशेष तौर पर मना करता हूँ कि रिफाइंड मत प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसके नाम में ही है रिफाइंड। मैं सरसों के तेल के लिए भी कहता हूँ आप लीजिएगा, और देसी घी तो मैं बिल्कुल मस्ट बोलता हूँ मेरे पेशेंटों को, घर का निकला हुआ लीजिए, और गाय के दूध का लीजिएगा, भैंस के दूध का मत लीजिएगा, वो हमारे शास्त्र में बजा रहे हैं फैट ज्यादा होता है और वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को एनहेंस कर सकता है, बट गाय का घी कभी भी आपके फैट को एनहेंस नहीं करता। अच्छा जी, अभी आपने जिक्र किया गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का जी, तो ये अक्सर कंफ्यूज करता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, किन चीज़ों से हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, क्या नेचुरल चीज़ों से हम इसको बढ़ा सकते हैं या इसके लिए कुछ मेडिसिन ही ज़रूरी है, वो थोड़ा-सा आप बिल्कुल समझाइए? देखिए शशांक जी, मान लीजिए जब हम बचपन में थे तो दो संगतें थी जी, एक अच्छी संगत थी और एक बुरी संगत थी। बिल्कुल। हाँ, कोई पेरेंट्स एज़ अ पेरेंट्स आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी अच्छे संगत सारे मेरे बुरी संगत में ना रहे। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी 2 संगतें हैं, एक अच्छी संगत है और एक बुरी संगत है। दोनों डिपेंड करती है हमारी ज़ुबान के ऊपर, कि हम किस तरीके का खाना-पीना लेंगे, तो वो अच्छी संगत को बढ़ाएगा कि बुरी संगत को बढ़ाएगा। अच्छी संगत क्या करती है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है आपकी बॉडी में, आपकी जितनी नरिशमेंट्स है, जितना आपको रिक्वायर्ड ऑयलेशन है अपनी बॉडी के अंदर, वो उसको क्या करेगा, भरेगा। क्योंकि आपको पता है लुब्रिकेशन क्या करता है, या ये जो स्नेहन हम ले रहे हैं, जो हम ऑयल ले रहे हैं या घी ले रहे हैं, वो बॉडी में कर क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है। वो ये काम करता है कि कभी भी किसी चीज को मूव करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। अदरवाइज आप भी एक इंजीनियर है, पर पेशे से आप भी जानते हैं, अदरवाइज अगर वहाँ पे कोई भी लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वो फ्रिक्शन पोज करेगा, वो चलने में असमर्थ रहेगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमेशा वहाँ पर एक गुड फ्रिक्शन लेकर फ्रिक्शन लेस करता है सर्जन को, और उसको लुब्रिकेशन को बढ़ाते हुए वहाँ पर मूवेबल बनाता है चीजों को। तो ये काम होता है हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल का। अच्छा, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है सर? बैड कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का जमा हुआ मल है, जो बॉडी में जाकर क्या करता है, अपनी ब्लॉकेज कोस करता है, जिसकी वजह से लोगों को ब्लॉकेज हो जाती है, और ब्लॉकेज होने की वजह से उनको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। हार्ट पे पेन होना, हाथ में दर्द होना, नसों का ब्लॉक हो जाना, नमनेस आ जाना, सुनपन होना शरीर में, ये सब कारण हो जाते हैं। रही बात दवाई की, तो देखिए दवाई की एज सच इसमें कोई ऐसी खास जरूरत नहीं रहती। मैंने शुरू में ही बोला जुबान, अगर आपकी जुबान पे कंट्रोल आपका अच्छा है तो आपको कोई एज सच मेडिकेशन आवश्यकता नहीं रहती। मेडिकेशन बनाई इसलिए गई थी कि आप इसको ठीक कर लें, बट उसके बाद में अगर आपका खान-पीन वैसा ही रहेगा जैसा आप पहले खा रहे थे, जैसा तो फिर आप कैसे इसको ठीक करेंगे? वो दोबारा बढ़ेगा आपका। हाँ, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल है आपके आहार-विहार के ऊपर। हुँ। सेकंड, अगर आपको घर में ही कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है, अगर आपका बाय चांस बढ़ गया है ट्राइग्लिसराइड लेवल या आपका एलडीएल बढ़ गया है, तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ 1 साल पुराना शहद ले लीजिएगा। अच्छा, उस 1 साल पुराने शहद के अंदर आपकी 25 से 30 लहसुन की कलियाँ उसमें छील कर डाल दीजिएगा और उसको 7 दिन के लिए रख दीजिएगा। उसको 7 दिन रखने के बाद में जो कलियाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएँगी, उनको सुबह को खाली पेट 2 कलियों को चबाकर खा ले वो पेशेंट, और उसका कोलेस्ट्रॉल आप 15 से 20 दिन बाद चेक करा लीजिएगा, बहुत नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक विधि है जो कि हम घर में ही बताते हैं, आप कर सकते हैं। पर मैं फिर भी कहूँगा, आहार-विहार अच्छा होना चाहिए। आहार-विहार अच्छा रखिए, जीवन-शैली को थोड़ा चेंज करिएगा तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत कभी नहीं आती। और जैसा अभी आपने हार्ट ब्लॉकेज की बात करी, तो किसी कोई अगर हार्ट पेशेंट है, तो उसको क्या-क्या अगर घरेलू उपचार वो चाह रहा है, वो नहीं चाह रहा है, उसको मान लो बोल दिया कि भई आपको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, लेकिन वो चाह रहा है कि ना करानी रहे। जी, तो क्या कुछ ऐसा है जिससे वो बच सकता है आयुर्वेदिक? बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। जी, देखिए, हमारे आचार्य चरक जी ने बहुत बढ़िया चीज़ें बताई हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे वाग्भट जी ने बताई हैं, रसशास्त्र हमारा एक संग्रह है उसमें बताया है। तो हमारे भेषज जी रत्नावली में एक शारदाधर जी ने एक बहुत अच्छा सा रेफरेंस दिया है, जिसे क्षीरपाक कहा जाता है। अर्जुन क्षीरपाक, अर्जुन का नाम आपने बहुत कॉमन सुना होगा। जी, जी, अर्जुन छाल, हाँ, अर्जुन की छाल और अर्जुन आज के समय में हर कोई कॉमन व्यक्ति जानता है। जी, मैं इसको भी बताऊँगा आपको कैसे लेना है, क्या लेना है। तो अर्जुन क्षीर पाक के लिए क्या होता है, 1 कप पानी लेना है आपको, और 1 कप आपको दूध लेना है, यानी कि 2 कप हो गए। 1 कप पानी, 1 कप दूध लिया। इसमें 1/4 चम्मच अर्जुन की छाल आपको डालनी है, और उसमें 1 कली लहसुन की कूट कर डाल देनी है, और इसको पकाना इतना है जब तक वो 1 कप ना हो जाए। तो जब वो 1 कप हो जाएगा, उसमें आप अगर थोड़ा टेस्ट के लिए डालना चाहते हैं तो हल्का-सा इलायची का पाउडर वहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि आपका वहाँ का टेस्ट आ जाए और आपको लहसुन की स्मेल ना आए। तो ये आपका बन जाता है अर्जुन क्षीर पाक। जिन लोगों को शुगर नहीं है, वो इसमें खांड का प्रयोग, शक्कर का प्रयोग या गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद चीनी का प्रयोग ना करें किसी भी तौर पे।
वो अपना इसको बनाकर सुबह शाम अपनी चाय की जगह पर इसको लें, तो उनकी जो ब्लॉकेज है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाती है और उनको ऑपरेशन की तरफ या एंजियोप्लास्टी की तरफ नहीं जाना पड़ता। और जो लोग अपने शुगर वाले हैं वो इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी कंटेंट को ना डालें एडिशनल और अपना नॉर्मल इसको पिएँ, तो भी उनको काफ़ी राहत मिलती है और इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट उनको आते हैं। परंतु मैंने जैसा आपको बोला कि अर्जुन और अर्जुनारिष्ट का प्रयोग नियत रूप में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये एक डॉक्टर की देख-रेख में होना चाहिए, क्योंकि अर्जुन जो है ऐसा नहीं कि खुद ही बाजार से लाए और बीटर है। कंज्यूम कर लिया। हाँ जी, कई लोग क्या कर रहे हैं, लगातार एलोवेरा जूस ले आए, हुँ। लगातार 7 दिन तक पी लिया, उसके बाद में फिर कहा अच्छा लग रहा है ये हमें, फिर 7 महीने तक पी लिया, हाँ। फिर उसके बाद पता लग रहा है पाइल्स हो गया। अच्छा। तो एक साइड इफेक्ट होता है सर किसी चीज़ की अति का। हुँ। देखिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं आपकी विष भी जो है आपकी औषध का काम कर सकता है बिल्कुल। और आपकी औषध भी विष का काम कर सकती है। तो जो लोग अपनी मनमानी से ये काम करते हैं कि वो लगातार इस चीज़ को करे जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारने का काम करते हैं। तो उनको एक पेशेंट जो डॉक्टर की देख-रेख में जिस पेशेंट को अपना खाना चाहिए और लेना चाहिए ये सब चीज़ों को, एक लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी ज़िक्र हुआ था कि कम उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। जी। तो ये चीज़ काफ़ी देखी जा रही थी, कोविड जब से हुआ है, कोविड वैक्सीन जब से लगी है, उसके बाद से ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। एक नॉर्मल जिसको मेडिकल लाइन से कोई लेना-देना नहीं है, जैसे मैं हो गया, बिल्कुल। तो हम लोगों को और फिर कई बार हम न्यूज़ पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो उसमें एक ये धारणा-सी बन गई कि कोविड का साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, जी, जी। उसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि काफ़ी पीछे दिनों में अगर देखा जाए, तो हमने देखा कि बहुत जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम करते हैं, हुँ। एथलीट हैं, कई बार तो हुआ है कि न्यूज़ आई जिम में वर्कआउट करते-करते ही कोलैप्स हो गए। जी, बिल्कुल। छोटे-छोटे बच्चे 6 साल की बच्ची का एक न्यूज़ में पढ़ा था कि उसको तो ये कोविड वैक्सीन का कुछ रिएक्शन है या क्या है? इसका थोड़ा-सा आप बताइए। देखिए, कोविड की अवधारणाओं के आधार पर जो भी हमारी मेडिकल साइंस कर सकती थी उसने किया। जी, बचाने का काम ऐसा नहीं है कोविड वैक्सीन आपने नहीं ली, हमने नहीं ली। बिल्कुल। अगर हमारे कई करोड़ भारतीयों ने अगर वो कोविड वैक्सीन ली है, वर्ल्ड वाइड हमारी रही है कोविड वैक्सीन, सभी ने ली है और इसकी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे हैं क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये एक जनरलाइज़ वे में दी गई थी। हुँ, हुँ। ये हर किसी की बॉडी के लिए अलग से नहीं बनाई गई थी कि शशांक जी आपकी बॉडी ऐसी है तो मैं आपको ये वाली वैक्सीन दूँगा या आशुतोष जी आपकी बॉडी ऐसी है मैं आपको ये वैक्सीन दूँगा। ये एक जनरलाइज़ वे में सबको लगाई गई। लगाने के बाद हर किसी बॉडी के कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शंस दिए गए। उन्होंने हो सकता है मान लीजिए आप जिमर हैं, आप कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या आप कोई प्रोटीन ले रहे हैं या मैं कोई खान-पीन इस तरीके का ले रहा हूँ, जो उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, और रिएक्ट करने की वजह से आपकी बॉडी में भी जो मैं आपसे बात कर रहा था, कौन-सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दे रहा है? तो बैड बैड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ा दे रहा है। उस बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको ये सारे साइन और सिम्पटम देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साइलेंट अटैक की तरफ जा रहा है इंसान और उसे एकदम से कोई लक्षण नहीं आया, वो एकदम से जो है साइलेंट अटैक आया और मर गया। ऐसा नहीं होता सर, हम लोग देखा-देखी, अनदेखी करते हैं चीज़ों की। अवॉइड कैसे यात्रा मार रहे हो? मुझे कभी यहाँ दर्द होगा तो मैं उसको अवॉइड कर दूँगा, अरे ऐसे मस्कुलर पेन हो रहा होगा और मैं डाइक्लोफेनिक का एकदम से टैबलेट ले लूँगा या कोई भी एक मेडिकेशन जो हमारे दर्द को दूर करेगी वो हम इनटेक कर लेंगे। हमेशा छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। अर्ली एज में जिनको जैसे आपने बताया 6 साल की बच्ची है, हाँ, हाँ। तो देखिए हार्ट डिसीज़ का क्या होता है, ये हेरिडिटी भी होती है। हुँ। अगर उनके पेरेंट्स को, उनके मतलब मदर-फादर में कोई दिक्कत रही होगी, तो उस बच्चे को ये दिक्कत होने की संभावित चांस है और ये हो जाता है। इसलिए छठे महीने के आसपास में बच्चों का आजकल डॉपलर जो है वो कराया जाता है, जिसको थर्ड लेवल का अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है, जिसमें अंदर की पूरी स्ट्रक्चर्स आ जाती है कि सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, तो वो अर्ली एज में आपको हार्ट अटैक्स या इस तरह की चीज़ें दिखा सकते हैं। बेसिकली इतनी अर्ली एज में हार्ट अटैक नहीं आते हैं। हुँ, हुँ। वो रीज़न कुछ और रहता है, बस केवल एक सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए, क्योंकि हार्ट्स की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। पर मैं आपको बताऊँ एक मेडिकल साइंस की टर्म्स में तो आपको नहीं समझ में आएगा। हार्ट अटैक सबसे ईज़ी टर्म है, जो कि समझाने के लिए सही प्लेन बोल दे जाता हूँ। सबको हार्ट अटैक बोल के और उस चीज़ से बता दिया जाता है कि भाई हार्ट अटैक ऐसा लगा है और खत्म। तो ये तो आप कई बार प्रिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो डॉक्टर भी हार्ट अटैक के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के रखते हैं कि हो सकता है इट मे बी हार्ट अटैक और नॉट। तो ऐसी चीज़ें सर रहती हैं। जिमर्स की बात रही तो जिमर में मैंने जैसा वो बताया कि हम जिम कर रहे हैं फिर भी अभी एक बहुत मतलब कह सकते हैं कि फेमस टीवी शो है, सब टीवी पे आता है आपका भाभी जी घर पे हैं करके आता है शायद ही। तो भाभी जी घर में है कि एक कास्ट थे जो कि मेरे बहुत फेवरेट थे। उनकी डेथ हुई, वो जिम करके आए और आके अपनी सोसाइटी में बैट बॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे और उनको उसी दौरान हार्ट अटैक आ गया। जबकि वो बहुत फिट व्यक्ति थे, योगा भी करते थे, जिम भी करते थे। रीज़न क्या रहा सर? रीज़न यही रहा,
आपने आपके ट्रेनर ने आपको बोला कि आपको ये प्रोटीन या आपको ये सप्लीमेंट लेना है। अब हमें खुद भी तो फील होना चाहिए कि हमें रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अब आपने ले तो लिया पर आपकी बॉडी इसको कंज्यूम ही नहीं कर पा रही। यानी ये कोविड का डायरेक्ट साइड इफेक्ट ना हो। जी, जी, जी। आप जो बॉडी ले वो में कंज्यूम जो कर रहे हैं, बिल्कुल सर। उसका उस वैक्सीन से साइड इफेक्ट चल ये बाय प्रोडक्ट है, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट है। हम्म। आपका कोविड वैक्सीन और आपका आहार विहार मिलकर एक बाय प्रोडक्ट बना रहा है जो डेथ की फॉर्म में आपके सामने आ रहा है और आप उसको सीधा कोविड वैक्सीन के साथ में कोरिलेट कर रहे हैं। यानी घूम फिर के वही चीज आ रही है कि आपका लाइफ स्टाइल, जी। आपका खान पीन, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, वो मेन कोज है, बाकी चीजें सेकेंडरी चल रही हैं। बिल्कुल सर। इसलिए पंचकर्म शोधन चिकित्सा बहुत ज़्यादा कारगर है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। हमेशा आदमी को हर 5-6 महीने में अपना शोधन कराते रहना चाहिए। पंचकर्मा थेरेपीज़ लेते रहना चाहिए जिससे कि उनकी बॉडी में अगर कोई भी डिटॉक्स हो रहा है चीज़ें, तो उनको डिटॉक्स कर दिया जाए, उनको निकाल। इसमें क्या होता है? सर पंचकर्म बेसिकली 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें वमन, विरेचन, नस्य जिसमें नेज़ल ड्रॉप के थ्रू नाक के थ्रू दवाई डाली जाती है और इसके अलावा बस्ती इसके अंदर होती है और रक्तमोक्षण इसके अंदर होता है। तो इसमें 5 विधियों के द्वारा जो भी दोष हम देखते हैं वहाँ पर कि हमारा वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं कि इनको कौन-सा एक प्रोसीजर कराया जाता है इसमें। तो उससे हमारी बॉडी में जो भी दोष बढ़े होते हैं, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनिक टॉक्सिन्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा पंचकर्म होता है बेसिकली। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि सिम्टम्स पहचान नहीं पाते, तो एक नॉर्मल जिसको मेडिकल लाइन की ज्यादा नॉलेज नहीं, वो कैसे उन सिम्टम्स को समझा? लाइक मान लो कंधे में दर्द है, कई बार होता है कि जैसा आपने भी जिक्र भी करा कि वो सिंपल मसल पेन समझ ले जी, तो कैसे वो उसको डिफरेंशिएट करे कि ये मसल पेन है या हार्ट कुछ सिंबल दे रहा है, वो कैसे पता चले? अर्ली डायग्नोसिस हमें आनी चाहिए अपने लेवल पे। हर कोई छाती में होने वाला दर्द हार्ट अटैक नहीं होता पहली बात, या वो हार्ट से रिलेटेड नहीं होता। हार्ट का पेन हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हार्ट के पेन में एक तो व्यक्ति को जब भी कभी होगा, उल्टी आने के साइड रहेंगी। अच्छा, इसको पेन के साथ में उल्टी का फील होगा कि मुझे उल्टी आ रही है। छाती में पेन हो रहा है, हाँ, उल्टी आ रही है या हाथ में पेन हो रहा है और उल्टी आने जैसा हो रहा है। अच्छा ये पेन हमेशा इस फिंगर से स्टार्ट होगा, मिडल फिंगर से। यहाँ से आपको स्टार्ट होगा अच्छा और ये इस तरीके से मूव करता हुआ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा। रेडिएट करेगा ये पेन हमेशा। हम्म। सेकेंडली हमेशा इस पेन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, सांस लेने, रेस्टलेसनेस। आदमी को सांस लेने में दिक्कत होगी सांस फूलना है। और यहाँ पे जकड़ाहट होगी उसको इस जगह पे। अच्छा क्योंकि सर हार्ट बेसिकली बताया जाता है कि वो किस साइड में सिचुएटेड है, हमारा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। ऐसा नहीं है, हार्ट इज लाइक आपकी फिस्ट, आपकी मुट्ठी की तरह ये हार्ट होता है और ये इस तरीके से टिल्टेड रहता है। इसका डाइवर्जन, इसका टिल्टनेस थोड़ी सी ज्यादा रहती है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि लेफ्ट साइड में है। जबकि इसकी जो सप्लाई है वो पूरी की पूरी आर्च ऑफ एओर्टा यहाँ से निकलता है और यहाँ पे निकलने के बाद जब भी यहाँ पर दिक्कत होगी, हमारी कोई भी तकलीफ होगी, तो ये यहाँ पर जकड़ाहट करेगा इसमें। ये एक इसका अर्ली साइन है। पसीना आना, ठंडे पसीने जैसे। ठंडे पसीने, बेसिकली आपने सुना होगा कि मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं तो लोग घबरा जाते हैं ठंडा पसीना सुनते ही। तो वो क्यों? क्योंकि बॉडी को काम करना पड़ रहा है। आप पसीना जिम करते हैं तो आपका पसीना निकलता है ना, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी काम कर रही है, ज्यादा काम कर रही है, जितना आप नहीं कर सकते ना उससे ज्यादा काम कर रही है। इसी तरीके से हार्ट को जब ज्यादा पंपिंग करनी पड़ जाए तो ठंडे पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या पसीना आ रहा है, स्वेटिंग आ रही है। तो ये कुछ अर्ली साइन है सर जो हम देख सकते हैं। ये एक साथ होने चाहिए या लाइक मान लो किसी को केवल ठंडे पसीने आ रहे हैं, कई बार नॉर्मली घबराहट हो रही है, कुछ हो रहा है, तब भी ठंडे पसीने आ रहे हैं। बिल्कुल सर। हार्ट बीट मान लो बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल। तो ये सारे एक साथ होते हैं या कोई एक या दो हो रहा है तो भी फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए? सब देखिए, एक साथ होना तो बहुत सीवियरिटी वाले केस में होता है। अच्छा जनरली तो ये 1-2 ही सिम्पटम दिखते हैं अच्छा। जिसके थ्रू हमें अवेयर हो जाना चाहिए। ये एक तरीके का साइन है, जैसे हमारी गाड़ियां आजकल इंडिकेशन देना स्टार्ट करते हैं ना कि इसे सर्विस की आवश्यकता है, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी इंडिकेशन देती है कि यू नीड द सर्विस। तो आपको सर्विस की आवश्यकता है, आप अपना चेकअप करा लीजिए, आप अपने आप को दिखा लीजिएगा, आप अपनी जीवन शैली को सुधार लीजिएगा, खान पीन को सुधार लीजिएगा, तो आप ठीक हो जाइए। ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक आपने भी कहा कि साइलेंट अटैक है या नहीं है, जी रह सकता है, तो साइलेंट अटैक का कैसे मालूम कर सकते हैं कि होने वाला है या नहीं है, या बिल्कुल कैसे पता करें? जी देखिए सर, साइलेंट अटैक मोस्टली उन लोगों में देखने के लिए मिलते हैं जो 80% वो लोग रहते हैं जो ओबेसिटी के शिकार हैं। इसमें ओबेसिटी यानी कि मोटापा ज्यादा है उनके अंदर। तो है क्या साइलेंट अटैक? जैसे मैंने आपको बताया कि चीजों की अनदेखी करना, अनदेखी इज इक्वल टू साइलेंट अटैक। ओके। मैं छोटी छोटी चीजों का अनदेखा कर रहा हूँ। मैं जीना चढ़ा, जो जीना चढ़ने में मुझे कभी सांस नहीं फूलता था, अभी मैं चढ़ा तो मुझे सांस फूलने लगा। मैंने कहा ये कॉमन है, हो सकता है मेरा वजन बढ़ गया है कोई। जीना चढ़ना में मैं बीच में आपको भेजूंगा। एक होता है कि आप तेजी से भाग कर चढ़े,
जल्दी जल्दी में आप चढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत फूल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो नॉर्मल है। जी, वो नॉर्मल। अगर आप आराम आराम से चढ़ रहे हो तब भी आपको सांस फूल रहा है, हाँ, तो वो कंसर्न का विषय, वो कंसर्न है। उसमें आपको कंसर्न लेने चाहिए, समझना चाहिए कि दिक्कत हो क्यों रही है। हम्म, दूसरी चीज़, रूटीन में बीपी चेकअप, आपको रूटीन बीपी चेकअप कराने चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर आपका चल क्या रहा है। जैसे ही शरद ऋतु आती है, सर्दियाँ स्टार्ट होती है, बीपी शूट होने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो टैबलेट आज मैं बीपी की दिन में एक बार खा रहा था, वो 3-3 टाइम खाना स्टार्ट कर देता है। हम्म, क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में स्वभाव से ही पित्त का प्रकोप होता है। हाँ, पित्त दोष जब स्वभाव से बढ़ता है, तो पित्त का मतलब है रक्त से। हाँ, जब पित्त बढ़ता है तो रक्त भी बढ़ेगा, हम्म। और जब वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो है हमारी बॉडी में, धातु जो है हमारी रक्त धातु बढ़ेगी, तो उसकी क्या होगा, उसका बढ़ना और उसका फ्लो का जो टाइम है वो भी क्या होगा, इनहेंस होगा, हाँ, वो भी बढ़ेगा सारे। तो बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको बीपी हमेशा शूट देखने के लिए मिलता है। इसलिए जो मैंने आपको पंचकर्म बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें एक मैंने लास्ट में आपको रक्त ऑप्शन बताया था। हाँ, हाँ, तो इस टाइम पर रक्त ऑप्शन चिकित्सा की जाती है। जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, ये सबसे सही टाइम होता है ब्लड डोनेट करने का। तो ऐसे व्यक्ति जो मोटे हैं और उनको एनीमिक नहीं है, कई बार कि उनको किसी भी प्रकार से खून की कमी ना हो, और जिनको चलने पे सांस फूलता हो, या जिनको बॉडी में दिख रहा है कि हमारा बीपी बहुत ज्यादा शूट कर रहा है, दिक्कतें हो रही है, वो जाकर इस मौसम में एक तो ब्लड डोनेट करें, अच्छा, तो उनको साइलेंट अटैक से बच सकते हैं। दूसरी चीजें, उनको हल्की फुल्की चीजें, जैसे जो मैंने आपको बताया, उंगली में, कन्नी उंगली में दर्द हो जाना, हाँ, इस इंडेक्स लिटिल फिंगर से ये दर्द ऊपर रेडिएट हो रहा है, या वोमिटिंग जैसे रिफ्लेक्स आना, यहाँ पे जकड़ाहट होना, ठंडे पसीने आना, इन सब चीजों की अनदेखी ना करें, क्योंकि ये क्या करता है, एक मान लीजिए पाइप है, इस पाइप में इतनी ब्लॉकेज ऑलरेडी हो चुकी है, जिसकी कारण से आपको सांस फूलना और ये लक्षण आए हैं। जिस दिन भी ये ब्लॉकेज इतनी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन अटैक उस दिन ही आपको साइलेंट अटैक कन्वर्ट हो जाएगा, आदमी उसमें कुछ बोल ही नहीं पाता है। और वो बस आपको, जब आप जाते हैं तो उठ नहीं पाता, और आपको वो ब्रॉड डेड देखने को मिलता है। साइलेंट अटैक मतलब हो गया, आपको फिर अटैक आने से पहले कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, नहीं, सीधा अटैक बस वो सीधा अटैक, वो क्योंकि बहुत पहले सिम्टम दे रहा था पर आपने नहीं माने उन सिम्टम्स को, तो फिर सीधा वो लक्षण दिखाता अपना कि लो, इसका परिणाम ये, एक रिटर्न गिफ्ट मिल जी। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये बहुत आम हो गया है। बिल्कुल। तो कैसे हम मतलब नॉर्मली देखा जाए तो कोई दवाइयों पे ही डिपेंड हो गया है, एलोपैथिक या कुछ भी अपना दवाई खा रहे हैं। क्या हम देसी नुस्खे या आयुर्वेदिक या कुछ घरेलू उपचार से हम्म, एटलीस्ट इनको मेंटेन कर सकते हैं? जी जी। देखिए, देसी नुस्खे तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम आयुर्वेदिक नुस्खों के ऊपर चलेंगे। सबसे पहली, हमें आयुर्वेदिक नुस्खे क्या है हमारे, उसके हिसाब से देखते हैं। हम किचन से स्टार्ट करते हैं आपके, बिल्कुल। क्योंकि हर किसी के घर में किचन है, और किचन में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके हार्ट अटैक से आपको बचा सकती है। सबसे मेन चीज जो यहाँ पर है सर, हींग। नॉर्मली कंज्यूम होता भी है। कंज्यूम करते हैं लोग बाग, आज के टाइम में थोड़ा कम करने लगे हैं, जिसकी वजह से उनको गैस्ट्रिक ट्रबल और बहुत सारी दिक्कतें होने लगी हैं। तो हींग को अगर आप थोड़ा सा नींबू के रस में मिला दें, अच्छा। नींबू का जो जूस है हल्का सा आपने स्क्वीज किया और उसमें हींग मिला दिया, और उस पेशेंट को दे दिया, आपको यकीन नहीं आएगा, इतने मिरेकल रिजल्ट हैं इसके, इतने मिरेकल रिजल्ट हैं कि ये आपके हार्ट अटैक से भी पेशेंट को बचा सकता है। अच्छा, केवल ये मतलब जब हार्ट अटैक होने के लक्षण आ रहे हैं जी। या नॉर्मल वैसे भी ले सकते हैं तो ये दिक्कत आएगी ही नहीं। सर, नॉर्मल तो लाइफ में हमें लेना ही है, बट अगर कभी ऐसे लक्षण आ रहे हैं, नींबू और हींग ये तो इंडोर लगातार है, जो नॉर्मल भी ले सकते नॉर्मल भी ले सकते हैं। अच्छा, लाइफ में नॉर्मल तो हमें इनटेक करना ही चाहिए, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार उसको लेना ही चाहिए। अच्छा, बट अगर कभी सिम्टम इस तरीके के आ गए, तो फर्स्ट एड में आप क्या करें, ये करिए, ये कर उसको मिलाइएगा हाँ, और जीभ के नीचे रखवा दीजिएगा, जैसे हम सॉर्बिटेट, उसको थोड़ा जैसे चूस रहे हैं उस तरह से। जी, उसको जीभ के नीचे लगाइए सबलिंगुअली, और वो अपना धीरे धीरे में अपना काम करना, अच्छा, असर दिखाना जरूरी शुरू कर देगा। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर नींबू क्यों लिया, हाँ, हाँ, तो सर नींबू क्या है, खट्टा होता है, बिल्कुल। सिट्रस फ्रूट है, हम्म, अम्ल रस जिसको कहा जाता है। हमारे आयुर्वेद में 6 रस मुख्य होते हैं, जिसमें से अम्ल रस एक मुख्य प्रधानता रखता है, और हमारे हृदय को प्रिय होता है, अच्छा, हमारे हार्ट को जो अम्ल रस है वो बहुत प्रिय होता है। अच्छा, इसलिए वहां पर वो तुरंत ऑन टारगेट काम करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे खट्टे का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसलिए हमने वहाँ नींबू रस का प्रयोग किया, और जो भी वहां पर किसी भी तरीके की ब्लॉकेज है उनको डिसॉल्व करवाने का काम करता है हींग। अच्छा, हींग, तो ये आपको प्रयोग करना चाहिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और ये करना चाहिए। दूसरा क्या है, आपको जो आपके घर में होना चाहिए वो है हिंगवष्टक चूर्ण। एक हमारा चूर्ण आता है आयुर्वेद में, हिंगवष्टक चूर्ण क्या है उसको, उस हिंगवष्टक चूर्ण को भी मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अपने खाने के बीच में, जैसे आप 2 रोटी खाते हैं, अगर आपने 1 रोटी खाई तो आधी चम्मच वो हींग का जो अपना हिंगवष्टक चूर्ण है, आधा चम्मच वो चूर्ण लीजिएगा, फिर अपनी बची हुई 1 रोटी खाइएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत, मतलब आप समझिए पेशेंट को बड़ी हैप्पीनेस दिखती है कि उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है।
पर कंसर्न मेरा यही है सर, हमारा आयुर्वेद जनरलाइज नहीं है, सभी के लिए सामान्य नहीं है, ये पर्सनलाइज है। इसलिए अपने जो भी आपके वैद्य हैं, जो भी आपके डॉक्टर हैं आपके आसपास में, उनके परामर्श के अनुसार ही लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पता लगा आपकी और हमारी बातें सुनकर लोगों ने स्टार्ट किया और कोई इम्पैक्ट आए, वो हमें क्या बात है। जी जी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि देख रेख में ही जाइएगा। वो 100 200 300 400 रुपये की जो फीस है वो शायद इतनी भारी नहीं है जितना आपका जीवन हमें, हाँ बिल्कुल, जीवन आपका बहुत अनमोल है। तो इसलिए आपको जीवन को बचाने के लिए 500-600 रुपये, 1000 रुपये नहीं देखने चाहिए, और आपको परामर्श लेते रहना चाहिए समय से समय पर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइए, अगर मुझे ये मालूम करना है कि मेरा हार्ट सही है नहीं है, हेल्दी है नहीं, कोई सिम्पटम नहीं आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि उँगली में दर्द हो रहा है या कंधे में दर्द हो रहा है या जकड़न हो रही है, अगर वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मैं कैसे ये मालूम करूँ कि मेरा हार्ट सही है या नहीं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। समय के समय पर हमें अगर रूटीन चेकअप में हम लग रहे हैं अपने बेसिकली, तो हम अपने हार्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि ठीक है कि नहीं है। बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जो आप खुद से देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, एक तो साँस फूलना आपका, जी। कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और नॉर्मल एक्टिविटी है, एबनॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो फिजिकल वर्कआउट है कुछ ऐसा। हाँ। अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं और आप ज़रूरत से ज़्यादा थक रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा आपको साँस फूल रहा है, तो आपको चेकअप कराना चाहिए। यानी हल्का-फुल्का अगर हो भी रहा है किसी वजह से, हो सकता है वो कि हो रहा हो। बिल्कुल, तो आप अगर हल्का-फुल्का है तो उसको एक बार को इग्नोर कर भी सकते हैं, बट अगर आपको रेगुलर हो रहा है वो, हर एक इंटरवल पे हो रहा है, तो आपको चेकअप करानी चाहिए। कुछ बेसिक जाँचें होती हैं जिसमें हमें मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे ईसीजी एक सबसे सामान्य जाँच है, वो हम करा सकते हैं। आपकी इसके अलावा इको आती है हमारी, इको करा सकते हैं हम लोग। टीएमटी टेस्ट होता है, जिसको ट्रेसेबल टेस्ट भी कहा जाता है। आपने देखा भी होगा ट्रेडमिल पे दौड़ाया जाता है पीछे को और देखा जाता है, वो टेस्ट कराया जाता है। और सबसे जो कह सकते हैं एक तरीके से बिल्कुल फाइन जो इसका टेस्ट होता है, वो हमारा जो टेस्ट होता है एंजियोग्राफी होता है। अच्छा, तो ये 4 कुछ विशेष टेस्ट हैं इसके जो किए जाते हैं और कराए जाते हैं, जिसके द्वारा हम हार्ट के बारे में एक टेक्निकल वे में देख सकते हैं कि कितना ठीक चल रहा है, कितना नहीं। और ये मेरा मानना है हर 6-7 महीने पर 45 की एज के बाद में व्यक्ति को करा लेनी चाहिए, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है 45 के बाद में, और किसी को अगर कोई दिक्कतें हो रही है तो अर्ली एज में भी इसको करा सकता है। एक चीज़ काफ़ी लोग कहते हैं कि खर्राटे आ रहे हैं तो वो भी सिम्पटम है। रात को अक्सर तो लोग, अब तो देखा जा रहा है छोटे-छोटे बच्चों को भी खर्राटे की दिक्कत आ रही है। तो ये हार्ट से जुड़ी चीज़ है या ये कुछ और है? नहीं देखिए सर, क्या है कि खराटे टोटली हमारे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है उससे रिलेटेड है। खराटे आते क्यों हैं उसका मैकेनिज्म समझिए। हमारी बॉडी में हम नाक से ऑक्सीजन को लेते हैं, बिल्कुल, और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी है उसको बाहर निकाल देते हैं। इस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में हम सांस जितना ऑक्सीजन हमें लेना चाहिए होता है उतना नहीं ले पाते, और CO2 की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा होती चली जाती है। अच्छा। तो जब कभी उस CO2 को हमारी बॉडी में प्रेशर से बाहर, जब कोई हवा भर गई है, आप गुब्बारे को भी देखते हैं कई बार भर के आप एकदम छोड़िए तो फुर 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 आवाज करता हुआ बाहर निकलता है। सेम यही पैटर्न यहाँ पे होता है। जब CO2 की मात्रा आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, आपके लंग्स में उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो जब भी आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा तो खराटे आएंगे आपको। अच्छा। कहने का मतलब है कि जो हमारी बॉडी में गुण होना चाहिए था, यानी कि जो ऑक्सीजन होनी चाहिए थी उसकी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, और उसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारे सर्कुलेशन में जाना चाहिए था वो सर्कुलेशन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और हमारी सेल्फ डिस्ट्रॉय और थकान फील करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने स्टार्ट होते हैं। अच्छा। तो इसका रोल प्ले है। इसके लिए, खराटों के लिए सबसे अच्छा है कि प्राणायाम करिएगा, डेली 10 से 15 मिनट प्राणायाम करिएगा, और साथ में गाय का देसी घी 2-2 बूंद अपनी नाक के अंदर डालिएगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और खराटे उनके बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। मेनली खराटे क्या खत्म हो जाते हैं, जो चाहिए होता है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो आपने घी बताया कि गुनगुना करके या नॉर्मल हाँ, चरकर इसको गुनगुना करना है, पर गुनगुना करने का भी तरीका हमारे आयुर्वेद में अलग होता है। आप डायरेक्ट हीट पे इसको गर्म नहीं कर सकते। अच्छा। आपको इनडायरेक्ट हीट लेनी है। गर्म पानी के अंदर आप घी को रखिएगा किसी कटोरी में कर अच्छा। फिर वो जब गुनगुना हो जाएगा उसका आप प्रयोग करिएगा 2-2 बूंद। यानी एक तरह से स्टीम के थ्रू आपको। हाँ, मतलब स्टीम क्या, वो डायरेक्ट हीट नहीं जानी है, बस केवल आप सिंपल लैंग्वेज में बोले तो डायरेक्ट हीट नहीं देनी है। आप वो का हार्मफुल हो जाएगा। हाँ, वो हार्मफुल, वो अपने जोन खो देगा। अच्छा। वो जो उसके अपने खुद की प्रॉपर्टीज हैं उनको वो लैक कर देगा। अच्छा। जी। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा अब कि कुछ ऐसे योग या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जिनसे हार्ट प्रॉब्लम हो ही ना, बिल्कुल। या जिसको हो गई है तो वो उसको रिकवर करता है। जी। देखिए सर, योग में अगर मैं आपको विशेष तौर पे बात करूं तो सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण योग है। हमारे 12 आसन होते हैं उसके अंदर। जी। पर योग करने का तरीका ध्यान रखना चाहिए हार्ट पेशेंट को।
कभी भी अति साहस नहीं करना चाहिए किसी चीज का। अगर उनको लग रहा है कि उनकी बॉडी आज कह रही है कि 4 कर सकता हूं मैं, तो वो 3 ही करे, वो 4 ना करे। अगर उनकी बॉडी कह रही है कि मैं 4 कर पाऊंगा, तो वो 4 से 6 करने के, किसी को दिखाने के चक्कर में ज्यादा ना काम करे। वो बीपी को एलिवेट कराता है और दिक्कतें लेके आ सकते हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन योगा में सूर्य नमस्कार में मोस्टली रिकमेंड करूंगा इंसान को। प्राणायाम के लिए बोलूंगा कि उस व्यक्ति को प्राणायाम जरूर करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। कोई भी कर सकता हाँ जी, कुंजल क्रिया आती है, वो करनी चाहिए। जल नीति होती है, वो करनी चाहिए, जिससे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक रहे और कार्डियक सिस्टम भी आपका ठीक रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको वहां पर फॉलो करनी चाहिए। रही बात जड़ी बूटी या फिर हमारी आयुर्वेदिक औषधियों की बात हम करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, 2-3 चीजें तो घर में होनी चाहिए। अर्जुन की छाल होनी चाहिए, हींग होना चाहिए, हींग और चूर्ण होना चाहिए। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं पिप्पली के बारे में। पिप्पली आती है जी। तो पिप्पली का पाउडर बहुत अच्छा काम करता है। पंचकोल आता है, जिसमें 5 चीजें होती हैं, पिप्पली, पिप्पलीबुल, चव्वे, चित्रक और सौंठ। अच्छा। ये 5 औषधि हमारी बहुत हेल्पफुल है। अगर आप इसका सुबह के टाइम में काढ़ा बनाकर पिए, या कोई सलाद खा रहे हैं उसके ऊपर इसका पाउडर स्प्रिंकल करके खाएं, तो ये भी आपके बीपी को एकदम से मेंटेन करके रखता है और आपको इस तरह की कंडीशन नहीं देके आ देता है। पर जिनका बीपी शुरू से ही, कई लोग को हेरिडिटरी होता है, एलिवेट है, मैं सिर्फ वही कहूंगा कि वो एक डॉक्टर की देखरेख में, एक वैद्य की पर एक बार परामर्श लें और उसके बाद ही अपनी चीजों को ध्यान रखें। पर ये 5 चीजें बहुत अच्छा काम करती है इसमें। अंत में कोई 5 टिप्स हमारे व्यूअर के लिए जिनसे वो अपने हार्ट को हेल्दी रख सके। जी, 5 टिप्स में देखिए, मेरा सबसे पहला यही है, सबसे पहले आपकी जुबान, यानी कि आपकी टंग के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है। आहार विहार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सोल्ट का इंटेक कम करिएगा। अपने डेली जीवन में आप योगा को अपनाइएगा। चौथा, आपने जो भी खाना पीना खाया उसके पचने के बाद ही अपनी अन्य जो डाइट है आपको उसका पाचन करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। और छठा ये है कि आपको रूटीन चेकअप अपने कराते रहना चाहिए, जिससे कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वैद्य आशुतोष जी, जिनसे हमने दिल की सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद है आपको ये सब जानकारी लाभ पहुंचाएंगी। कमेंट बॉक्स में आप हमको लिखकर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्वास्थ्य से जुड़े टॉपिक पर चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।